जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो दोस्तों, आज हमारी दोस्तों जो क्लास हो रही है वो दोस्तों हो रही है आपकी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी रोजगार विद अंकित भाटी सर की आरडब्ल्यू की न्यूज़ सामान्य ज्ञान की बुक का दोस्तों हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमारी 7 क्लास हो चुकी थी, अभी तक दोस्तों हमारी कोई क्लास नहीं आ रही थी, लेकिन दोस्तों अब आपको क्लास डेली देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों अब आपकी जो क्लास है शाम को 5 बजे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी मैथ की क्लास का बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, और रात को 8 बजे दोस्तों आपके एनटीपीसी की सामान्य ज्ञान की बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, हालांकि दोस्तों अभी तक हमारे पास रीजनिंग और साइंस की बुक का पीडीएफ नहीं अवेलेबल हो पाया है, तो इसलिए दोस्तों वो क्लासें आपकी नहीं हो पा रही हैं। यदि मुझे वो पीडीएफ मिल जाता है समय से पहले, तो हम दोस्तों एग्जाम से पहले पहले आपकी ये सभी बुक का सॉल्यूशन करा देंगे। यदि नहीं मिलता है तो आपकी जीके और मैथ का तो हम एग्जाम से पहले पहले जरूर सॉल्व करा ही देंगे। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों, क्लास का समय आपको पता है कि डेली रात को 8 बजे अब ये क्लास हमारी होया करेगी, तो प्लीज़ आप लोग रात को 8 बजे तैयार बैठिएगा कॉपी पेन साथ में लेके, और इसके दोस्तों जो भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे उनको अपने कॉपी में नोट करते चलना। और ये चैप्टर जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, तो यहाँ से आपको जो भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ उनको अच्छे से क्लियर कर लेना। तो चलिएगा दोस्तों, एक बार सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे भाई। ठीक है, और ये टॉपिक आज हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं, शायद उन्हें ना पता हो कि सर क्लास क्यों नहीं हो रही है, तो एक बार उनके पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई अब क्लास जो होगी वो आपकी डेली होगी। ठीक है, जीके की और मैथ की क्लास आपको यूट्यूब पर देखने को डेली मिलेगी। तो चलिएगा दोस्तों, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा चैप्टर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, अब इसमें जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट आपके सामने दिया गया है कि विश्व भारत के प्रारंभिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की, मतलब अंतरिक्ष का जो कार्यक्रम है वो विश्व में या भारत में प्रारंभ कब से हुआ और कहाँ से हुआ है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपके सामने दिया गया है कि सोवियत संघ यूएसएसआर द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को, कब याद रखेंगे इनकी डेट, 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक, ये दोस्तों जो है ये यूएसएसआर, ये हम बोलते हैं सोवियत संघ रूस को, किसको बोलते हैं, सोवियत संघ रूस को। तो ये रूस के जो आपके प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। तो उन्हीं के नाम से ही ये स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया गया, जो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। ये दोस्तों जो स्पुतनिक था ये किसने लॉन्च किया था, तो आप बताओगे सर ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है, कब किया गया था, तो 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट को लॉन्च किया गया, जो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह है। अब देखिएगा यहाँ पे एक बात लिखी गई है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है विश्व में प्रथम मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था, तो आप तुरंत बोलोगे स्पुतनिक फर्स्ट। ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में बनता है तो ऐसे ही पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते अगला पॉइंट है कि वर्ष 1958 में पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने वाला प्रथम अमेरिकी उपग्रह कौन सा था, तो वो था आपका एक्सप्लोरर फर्स्ट। क्या था भाई, एक्सप्लोरर फर्स्ट था। और इसे कब लॉन्च किया गया, तो 1958 में, क्योंकि पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने वाला प्रथम अमेरिकी उपग्रह था। इसको किसने किया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसका नाम क्या था, एक्सप्लोरर फर्स्ट था। इसके बाद चलते हैं आगे कि 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। ये तो भाई सभी को पता होगा, और इनके साथ में एडविन एल्ड्रिन भी गए थे। ठीक है, तो अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से गए थे, और ये कब गए थे, तो 20 जुलाई 1969 को। आगे चलते हैं, सोवियत संघ द्वारा 1971 में लॉन्च किया गया प्रथम स्पेस स्टेशन, जिसका नाम क्या था, सैल्यूट फर्स्ट। आपका जो प्रथम स्पेस स्टेशन सैल्यूट फर्स्ट था, ये सोवियत संघ के द्वारा कब लॉन्च किया गया, तो ये सोवियत संघ के द्वारा 1971 में लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट है आपका आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण कार्य वर्ष 1998 में प्रारंभ हुआ, और यही रूसी के यानी रूस की रॉसकॉस्मोस, रूस कॉस्मोस, जापान की जॉक्सा और यूएसए की नासा और यूरोप की ईएसए एवं कनाडा की सीएसए की एक संयुक्त परियोजना रही है। नवंबर 1963 में देश का प्रथम साउंडिंग रॉकेट, जिसका नाम था नाइक अपाचे, ये दोस्तों थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण स्थल में प्रक्षेपित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। ये तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनर पूछ भी चुका और आसान क्वेश्चन है। वर्ष 1972 में अंतरिक्ष आयोग द्वारा अंतरिक्ष विभाग का गठन इसरो को
अंतरिक्ष विभाग के अधीन कर दिया गया। भारत ने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण कब किया? तो याद रखेंगे 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु बम का परीक्षण किया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, स्टार पॉइंट बना के इसको नोट जरूर कर लेना। आगे मैं बात करता हूँ अंतरिक्ष विभाग की प्रमुख एजेंसियों के बारे में कि कौन सी एजेंसी और उनका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी सबसे पहली एजेंसी का नाम है सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला। क्या नाम है? सेमीकंडक्टर। इसका दोस्तों शॉर्ट फॉर्म होता है SCL। SCL यानी कि सेमीकंडक्टर लैब। इसका फुल फॉर्म होता है सेमी कंडक्टर लैब। ये दोस्तों आपके मोहाली पंजाब में स्थित है। इसका जो उद्देश्य है वो है आपका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु प्रयासरत संस्थान। इसके बाद आता है दोस्तों आपका भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। इसको बोलते हैं दोस्तों फिजिक्स रिसर्च लैब। PRL इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ये आपके अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, पृथ्वी एवं अन्य ग्रह वायुमंडल विज्ञान के क्षेत्र में बुनियादी अनुसंधान का संलग्न करना या संलग्न संस्थान। अगला आता है हमारा उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र एनीसैक, जिसको बोलते हैं। ये आपके उमियम मेघालय में स्थित है। यह आपके अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी का उपयोग करके उत्तर पूर्व के विकास में सहयोग करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे चलते हैं भाई। अगला आता है हमारा दोस्तों IIST, जिसको बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जो आपके तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता करने वाली शिक्षा को प्रदान करना। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा NARL, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय वायुमंडल अनुसंधान प्रयोगशाला। ठीक है, ये आपके गांधकी गांव तिरुपति, भाई तिरुपति देवस्थानम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर स्थित है ये आपका। ये वायुमंडलीय अनुसंधान अन्वेषण के लिए स्वदेशी तकनीकी का विकास एवं मौसम एवं जलवायु प्रतिदर्शन में विशेषज्ञता हासिल करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद है दोस्तों हमारा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। ये आपका बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। ये अंतरिक्ष उत्पादों और तकनीकी परामर्श सेवाओं और इसरो के द्वारा विकसित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार के स्वामित्व में प्राइवेट लिमिटेड एक संस्थान है, जो कि आपके बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अब एग्जामिनर यहाँ से जो क्वेश्चन अधिकतम पूछता है तो उद्देश्य नहीं पूछता है, वो आपसे उनकी संस्थाओं के कहाँ पर स्थित हैं उनके बारे में पूछता है। जैसे एंट्रिक्स कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। अब मैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि इसरो से संबंधित कुछ प्रमुख केंद्र है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन जब भी आता है तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है, तो आपको तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इसका उद्देश्य उपग्रह और परिज्ञापी रॉकेटों के लिए प्रमोशन यानों के विन्यास एवं विकास की गतिविधियों को निष्पादित करना। अगला आता है हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा नेल्लौर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये 2 प्रमोशन पैड है। ये युक्त पेलोड प्रक्षेपण के लिए आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा इसरो उपग्रह केंद्र, जिसको कहते हैं ISAC। ये आपके बंगलौर कर्नाटक में है। और ISAC यानी कि इनके वर्तमान नाम जो था इसका वो हो गया अब UR राव उपग्रह केंद्र। ठीक है, अब इसको URSC के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो उपग्रह प्रौद्योगिकी का विकास तथा उपग्रहों के निर्माण में कार्यरत संस्थान है। आगे आपका दिया गया दोस्तों द्रव्य प्रणोदन प्रणाली केंद्र LPSC। ये वलियमला तिरुवनंतपुरम केरल और बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ये इसरो के प्रमोशन वाहनों के लिए द्रव नोदन प्रणाली के डिजाइन एवं विकास को समर्पित एक संस्थान है। अगला है आपका इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क स्ट्रैक, जिसको कहते हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और भी इसके दोस्तों अन्य सेंटर हैं, जैसे आपका लखनऊ है, श्रीहरिकोटा है, पोर्ट ब्लेयर है, तिरुवनंतपुरम है, ब्रुनोई मॉरिशस, बियाक इंडोनेशिया। इन जगहों पर दोस्तों इनके नेटवर्क बने हुए हैं। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, इनका प्रमुख उद्देश्य इसरो के प्रशिक्षण यानों में एवं उपग्रह मिशनों में टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण सुविधाओं को प्रदान करना। इसके बाद है आपका अंतरिक्ष केंद्र अहमदाबाद उपयोग केंद्र यानी कि SAC, जिसको बोलते हैं। यह आपका गुजरात में स्थित है। इसका जो मतलब है वो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र का मतलब यानी कि संचार दिशा निर्देशन तथा मौसम विज्ञान से संबंधित पेलोड का विकास और अनुप्रयोग संबंधित कार्य इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC। ये आपके हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ये उपग्रह में प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधन की पहचान और वर्गीकरण निगरानी संबंधित कार्य। भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस
अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ये भारत सरकार ने अंतरिक्ष गतिविधियों को सुधार हेतु उद्यमों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और उन्हें सक्षम करने, अधिकृत तथा पर्यवेक्षण योग्य बनाने के लिए इन स्पेस का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है। आगे दिया गया हमारा भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS, ये आपके देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ये स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग और भू सूचना के विज्ञान में क्षमता निर्माण करके उसको समर्पित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब यहाँ से हम बात करेंगे वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान के बारे में। तो दोस्तों, मंगल ग्रह पर भारत का पहला जो अंतर्गृहीय मिशन रहा था तो वो रहा था मार्स ऑर्बिटर। और एक मिशन जो हुआ था वो था मार्स ऑर्बिटर यान। ये एक यान है। मार्स मीन्स क्या होता है, मंगल होता है। तो मंगल ग्रह पर भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो ये 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। और इसे मंगल की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में 24 सितंबर, कब दोस्तों याद रखेंगे, 24 सितंबर 2014 को इसमें स्थापित किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका मंगल ग्रह से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मंगल ग्रह पर जो मिशन हुआ था उसका नाम क्या था, मार्स ऑर्बिटर। और ये मार्स ऑर्बिटर एक यान था जो कब प्रक्षेपित किया गया, तो 5 नवंबर 2013 को। किस किस रॉकेट से, तो PSLV बोलेंगे, PSLV C-25 के जरिए इसको प्रक्षेपित किया गया था। और इसे कहाँ पर स्थापित किया गया, तो आप कहोगे मंगल की दीर्घवृत्ताकार में। कब स्थापित हुआ, तो 24 सितंबर 2014 को स्थापित किया गया था। अब यहाँ से आता है आपका मिशन चंद्रयान फर्स्ट। भाई चंद्रयान फर्स्ट के बारे में भी जानेंगे, चंद्रयान सेकंड के बारे में भी जानेंगे। तो जो आपका चंद्रयान फर्स्ट है, ये भारत का प्रथम चंद्रमा अन्वेषण मिशन जो कि कब लॉन्च हुआ था, 2008 में। और ये चंद्रयान फर्स्ट के साथ आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की त्रिआयामी एटलस की निर्मित करना और खनिजों का मानचित्रण करना। और इसका जो प्रक्षेपण यान है, इसको किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो PSLV, जिसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-11 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रमा फर्स्ट ने चंद्रमा की सतह पर पानी और हाइड्रोक्सिल का पता लगाने के साथ अन्य कई महत्वपूर्ण भी खोजें की हैं। तो पानी की जो खोज चंद्रमा पर हुई है, ये सबसे पहले चंद्रयान फर्स्ट के जरिए ये हमें जानकारी मिली। अब इसके बाद आता है आपका चंद्रयान 2। अब ये चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 2 वर्ष 2019 में। इसको GSLV MK3M1 रॉकेट के द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और इसमें एक ऑर्बिटर और लैंडर और रोवर भी शामिल था। ऑर्बिटर ने क्या सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, लेकिन लैंडर रोवर चंद्रमा की सतह पर लैंड करते हुए वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। चंद्रमा 2 मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, के शिवन थे। कौन थे भाई, के शिवन। आगे बात करते हैं जो चंद्रयान 3, जो कि अभी आपका हाल ही में 2023 में लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन था, जो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु इसरो का दूसरा प्रयास था, क्योंकि जिसे इसरो ने सफलतापूर्वक लैंड भी किया। आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो, वो हमारे शॉर्ट वीडियो में पढ़ा भी होगा। चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को दोपहर को 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से उड़ान भरी गई थी। और चंद्रमा की सतह पर सफलता लैंडिंग होते ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित मैजिनस यू क्रेटर के पास 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसरो द्वारा प्रक्षेपित कुछ प्रमुख उपग्रह, जैसे आपका GSAT उपग्रह, जिसका फुल फॉर्म होता है जियो साइनोक्रोन्स सैटेलाइट। DTH सेवा, वीडियो पिक्चर ट्रांसमिशन एवं डिजिटल उपग्रह संचार सेवा प्रदान करने के लिए ये आपका चौथी पीढ़ी का उपग्रह है, जिसका नाम GSAT के नाम से इसको स्थापित किया गया। इसके बाद आता है हमारा सरल, इसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट विथ एर्गोस एंड अलित्का। यह समुद्र के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन को समर्पित करना, जिससे समुद्र की स्थिति को समझ बेहतर होगी। और यह फ्रांस तथा भारत का संयुक्त मिशन है, जो उपग्रह एर्गोस एवं अल्तिका पेलोड से युक्त किया गया है। इसके बाद आता है आपका ओशन सेट। यह दोस्तों ओशन यानी कि ओशिन, जिसको ओशिन मीन समुद्र होता है, तो ये दोस्तों समझ लो कि समुद्र से ही रिलेटेड होगा। तो यह महासागरीय अनुप्रयोग के लिए निर्मित प्रथम उपग्रह, जो कि फिशिंग जोन
तटीय क्षेत्रों पर अध्ययन, मौसम पूर्वानुमान, समुद्र की अवस्थाओं का पूर्वानुमान तथा जलवायु के परिवर्तन के अध्ययन में उपयोगी करना। इसके बाद आता है दोस्तों आदित्य L1। तो आदित्य L1 अभी आपका हाल ही में सूर्य मिशन था। ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन है, जो कि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, आदित्य L1। आगे मैं बात करता हूं प्रक्षेपण यान, जिसको बोलते हैं PSLV। अभी मैंने बताया था ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में। तो ये तीसरी पीढ़ी की 4 चरणों वाला एक प्रक्षेपण यान है, जो क्रमशः ठोस, द्रव और ठोस एवं द्रव चरणों पर आधारित है, जो कि 1994 में इसे पहली बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और अपनी विश्वसनीयता के कारण इसरो ने इसे वर्क हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है। निम्न भूकक्षा उपग्रहों को ध्रुवीय तथा सूर्य तुल्यकाली, जिसको कहते हैं समसाइनोक्रोनस, ये दोस्तों कक्षाओं में जाकर स्थापित करने के लिए इसे विकसित किया गया था। और वर्ष 2008 में चंद्रयान फर्स्ट और 2013 में मार्स ऑर्बिटर भी PSLV द्वारा ही प्रक्षेपित किए गए थे। PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किए गए थे। अगला आता है GSLV MK सेकेंड। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो साइनोक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स। ये आपका होता है GTO। ये तो आपका होता है GTO। ये जो होता है, यह आपके भूतुल्यकाली उपग्रहों की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, इसकी जो क्षमता होती है लगभग 2500 किलोग्राम है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि GSLV MK सेकेंड ये चौथी पीढ़ी के 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, जो क्रमशः ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक चरण पर आधारित है। इसका जो विकास है, ये अपेक्षाकृत भारी इनसैट वर्ग के भूतुल्यकाली उपग्रहों की कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए किया गया था। और इसको जियो साइनोक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स जियोसाइनोक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स कक्षा में उपग्रह स्थापित करने की क्षमता का लगभग 2500 किलोग्राम है। इसमें वर्तमान में GSAT और इनसैट श्रेणी के उपग्रह प्रक्षेपित किए जा रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा GSLV MK थर्ड। वो MK सेकंड था, ये MK थर्ड है। ये दोस्तों 640 टन वजनी भारत का हैवी वेट प्रक्षेपण यान, जो अधिक वजन के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है। यह 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, जो क्रमशः ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक चरण पर आधारित है। यह 4 टन भार की सैटेलाइट को GTO और 10 टन की सैटेलाइट के LEO में स्थापित करने की क्षमता से युक्त प्रक्षेपण यान है, जो कि GSLV MK सेकेंड की क्षमता की दोगुनी है। और 14 नवंबर 2018 को GSLV MK थर्ड D2 द्वारा GSAT 29 का तथा MK थर्ड M फर्स्ट द्वारा 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। और वर्तमान में GSLV MK थर्ड को LVM3 के नाम से भी जाना जाता है। अब आती है दोस्तों, यहाँ से हम रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बात करेंगे भारत की प्रमुख मिसाइलों के बारे में। तो दोस्तों, भारत की प्रमुख मिसाइल में से सबसे पहला नाम आता है बैलिस्टिक मिसाइल का। नाम तो सुना ही होगा आपने। इनका जो मार्ग होता है, ये पूर्व निर्धारित होता है। इनका मार्ग जो होता है, इनका पहले से ही निर्धारित होता है। ये प्रक्षेपण के बाद इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि इसको एक बार आपने टारगेट दे दिया बैलिस्टिक मिसाइल को, तो भाई वो टारगेट क्लियर होकर ही आता है। और इसके बाद आप चाहो तो मैं टारगेट को चेंज कर दूं, तो भाई आप टारगेट उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये अत्यधिक भार वहन करने में सक्षम होती है, जैसे कि अग्नि मिसाइल। ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है और एक पृथ्वी मिसाइल। इनको यदि आपने एक बार टारगेट कर दिया, तो आप चाहो तो मैं टारगेट को चेंज कर दूं, भाई गलती से हो गया तो भाई उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ये इसमें खास बात होती है। इसके बाद आती है दोस्तों हमारी क्रूज मिसाइल। आपने अभी तक पढ़ा होगा बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होता है? इनका मार्ग पहले से निर्धारित नहीं होता है। इनको दोस्तों टारगेट नहीं होता है पहले से। ये रडार की पकड़ से बाहर रहती हैं। इनकी रडार की पकड़ से बाहर रहती हैं, क्योंकि कम ऊंचाई पर उड़ सकने में सक्षम होती हैं, जैसे कि आपका ब्रह्मोस मिसाइल और एक निर्भय मिसाइल। ये दोस्तों क्रूज मिसाइल के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ ब्रह्मोस मिसाइल। ये भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो देखो, क्रूज मिसाइल में नाम आया ना ब्रह्मोस का, तो इसीलिए क्रूज मिसाइल कहते हैं, जिसका नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र एवं रूस की मस्कवा नदी के नाम पर किया गया है। तभी इसका नाम ब्रह्मोस नाम रखा गया। और इसकी मारक क्षमता लगभग 290 किलोमीटर एवं पेलोड 200 से 300 किलोग्राम है। आगे बात करता हूँ नाग मिसाइल के बारे में। तो जो नाग मिसाइल है, ये अत्यधिक मजबूत दुश्मन टैंकों पर हमला करने तथा उन्हें बेअसर करने के लिए विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है, लेकिन इसमें रात में हमला करने की क्षमता भी होती है। इसमें आप नाइट में भी दोस्तों अटैक कर सकते हैं।
आगे बात करते हैं। अगला है दोस्तों हमारा अस्त्र मिसाइल। अब ये जो अस्त्र मिसाइल है, ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज जिसको कहते हैं वीवीआर, ये वर्ग की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल एएएम प्रणाली है, जिसको जब जब बात हवा से हवा की आती है तो समझ लो उसे लड़ाकू विमान के द्वारा ही प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो ये लड़ाकू विमानों में स्थापित करने हेतु बनाया गया है। इनकी मारक क्षमता 60 से 100 किलोमीटर तक की होती है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका के फोर है दोस्तों, ये एक आपका परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जिसे भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता लगभग 3500 किलोमीटर है। इस मिसाइल का नाम भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया था। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। निर्भय निर्भय मिसाइल के बारे में बात करें तो यह देश की प्रथम स्वदेश निर्मित सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये लगभग 300 ग्राम पेलोड के साथ 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ भारतीय सेनाओं के द्वारा उपयोग किए गए जाने वाले प्रमुख फाइटर जेट्स के बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है, जब भी इंडियन एयरफोर्स की यदि हम बात करते हैं तो उनमें से जो सबसे पहला लड़ाकू विमान आता है वो आता है आपका सुखोई 30 MKI। ये दोस्तों आपका 2 इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट होता है, यानी 2 इंजन यानी कि 2 पायलट्स। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मिराज 2000। यह दोस्तों आपका 1 इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर प्लेन होता है। इसमें 1 इंजन होता है यानी कि सिंगल पायलट इसको चलाता है। मिग 29 के मिग 27 भी आया अपना, मिग 29 भी है, अब तो राफेल भी आ गया है। तेजस अपना एलसी है, तेजस अपना स्वदेश निर्मित है। ये मिग 29 की ये 2 इंजन वाला फाइटर प्लेन है। और तेजस दोस्तों ये हल्का लड़ाकू विमान एलसीए है। ठीक है, ये अपना इंडिया का स्वदेश निर्मित है। ये वो फाइटर जेट्स हैं दोस्तों जो भाई बहुत ही ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं अपने इंडिया के लिए, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हैं। आगे चलते हैं प्रमुख मानव रहित विमान। जैसे दोस्तों एक है लक्ष्य विमान। यह दोस्तों डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया एक बिना पायलट वाला विमान है, जो जेट इंजन से चलने वाला। यह विमान 10 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। यह 100 किलोमीटर के दायरे में रिमोट द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसका उपयोग मिसाइलों और तोपों के परीक्षणों में एक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया जाता है, और इसका प्रयोग तीनों सेनाओं के द्वारा किया जाता है, चाहे वो आपकी एयरफोर्स हो, नेवी या आर्मी, ये तीनों सेनाएं इसको जो है यूज करती हैं। इसके बाद आता है आपका निशांत। निशांत जो है ये दोस्तों 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकने वाला मानव रहित विमान है, जिसका इस्तेमाल परीक्षण और टोह लेने के लिए किया जाता है। यह रडार की पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि यह मजबूत फाइबर ग्लास एवं कंपोजिट मटेरियल का बना होता है। इसके बाद आता है आपका पंछी। पंछी जो है दोस्तों ये निशांत का आधुनिक संस्करण पंछी है। ये छोटी पट्टी से भी उड़ान भरने में सक्षम है। इसके बाद आता है आपका रुस्तम। रुस्तम जो है ये सभी मौसम में उपयोगी मानव रहित विमान, जो मध्यम में से लंबी दूरियों तक संचालित किया जा सकता है एवं गुणवत्तापूर्ण चित्र लेने के लिए खुफिया जानकारी देने में भी सक्षम है, तभी इसका नाम रुस्तम रखा गया है। बोलते हैं ना छुपा रुस्तम। रुस्तम के उन्नत संस्करण जो है रुस्तम 2 का नाम बदलकर तपस BH-201 कर दिया गया। अब मैं यहाँ से बात करूँगा प्रमुख पोत एवं पनडुब्बियों के बारे में। तो सबसे पहली पनडुब्बी का नाम आता है हमारा INS अरिहंत। ये प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, जो बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता रखती है। इस पनडुब्बी पर आपके 12 शॉर्ट रेंज और अथवा 4 लॉन्ग रेंज हैं 4 लॉन्ग रेंज मिसाइल इसमें तैनात की जा सकती हैं। और इसका जलावतरण यानी कि इसको जल में कब समुद्र में कब इसको स्थापित किया गया, तो 26 जुलाई 2009 को इसको जलावतरण किया गया। इसके बाद आता है INS चक्र। ये रूस की निर्मित परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी है, जो लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, और यह पनडुब्बी लीज पर ली गई है। INS कलवरी, ये स्टेल्थ तकनीकी से युक्त INS कलवरी स्कॉर्पियन श्रेणी डीजल इलेक्ट्रिक की प्रथम भारतीय पनडुब्बी है। इसका निर्माण आपका मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया है, और ये वर्ष 2016 में इसे समुद्र में उतारा गया था। इसके बाद आता है INS खंडेरी। यह भारत की स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी सबसे अत्याधुनिक पनडुब्बी है। यह पानी के अंदर 45 दिनों तक रह सकती है। इसकी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह लगभग 300 से 350 मीटर गहराई तक जा सकने में सक्षम है। इसके बाद आता है विमान वाहक। अब ये भारतीय नौसेना के विमान वाहक जलपोत हैं, जैसे कि आता है आपका INS विक्रमादित्य, जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जो कि विमान को ले जाने और ले आने में सक्षम है। तो यह 21 श्रेणी की डीजल ईंधन द्वारा संचालित विमान वाहक युद्धपोत है। ये सोवियत संघ के द्वारा
इसका नाम एडमिरल गोर्शकोव था और इसे 16 नवंबर 2013 को एक समारोह में रूस द्वारा भारत को जब सौंपा गया तो 14 जून 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से भारतीय नौसेना अर्थात राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इसके बाद आता है आपका आईएनएस विक्रांत। 2013 में भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत को सितंबर 2022 में कमीशन किया गया था और इसे भारतीय नौसेना के इन हाउस वॉरशिप वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो जिसको बोलते हैं WDB, उसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया और कोचीन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया और इसे 12 अगस्त 2013 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद आता है आपका आईएनएस विराट। यह एक पुराना विमान वाहक पोत है जो 1987 में भारतीय नौसेना की सेवा में कार्यरत था। वर्तमान में इसे दोस्तों सेवानिवृत्त कर दिया गया और इसे 1997 में भारतीय नौसेना पोत विक्रांत के सेवा मुक्त कर दिए जाने के बाद इसी ने विक्रांत के रिक्त स्थान की पूर्ति की थी। आगे बात करते हैं रक्षा उत्पादनों से जुड़े सार्वजनिक संस्थान और उनके मुख्यालय। जैसे कि पहला आता है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये आपका कहाँ पर है? बेंगलोर में। इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। भारत का डायनामिक्स लिमिटेड, ये आपका हैदराबाद में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसको बोलते हैं HAL हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये आपका कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में। इसके बाद आता है आपका मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ये आपका हैदराबाद में है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये आपके कोलकाता में स्थित है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये आपका कहाँ पर है? बेंगलुरु में स्थित है। गोवा शिपयार्ड, तो गोवा जब शिपयार्ड है तो ये गोवा में ही है, वास्को डी गामा गोवा में है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स, तो अभी मैंने बताया था मझगांव के बारे में, ये आपका गांव मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये आपके मुंबई में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना, आसान है, याद हो जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये आपके कोलकाता में स्थित है। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये आपके विशाखापत्तनम में स्थित है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर? चलिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने आप लोगों से डिस्कस कर ली हैं। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो अपनी क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं और कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा भारत के प्रमुख युद्धाभ्यास। ठीक है, भारत के जो प्रमुख युद्धाभ्यास हैं, यहाँ से दोस्तों आपको ग्रुप डी में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद देश और राजधानी मुद्राओं के बारे में कल ही चर्चा करेंगे। तो कल इन दोनों चैप्टरों को कंप्लीट करेंगे। विश्व के प्रमुख देश और राजधानी मुद्रा भी पढ़ेंगे और प्रमुख युद्धाभ्यास के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय मतलब लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, जिससे क्या चलेगा कि हमारे जो है समय से पहले ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएं। यदि मैं छोटे छोटे टॉपिक को लेकर चलूँगा तो भाई वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट की बनेगी और समय भी हमारे पास इतना नहीं रहेगा। तो हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम से पहले ये आपकी बुक जल्द से जल्द कंप्लीट करा दें। ठीक है, तो अब आपके लगभग 2-2 3-3 चैप्टर को एक साथ लेके चलेंगे, तब जाके दोस्तों ये बुक जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कल भारत के प्रमुख विद्याभ्यास आप लोग पढ़ के आएंगे और प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्राओं के बारे में। ठीक है, ये स्टैटिक जीके का वो चैप्टर है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इनको एक बार अच्छे से आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और क्लास कैसी लगी तो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर आपकी 5 बजे मैथ की क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।